विद्यार्थियों, मैं रवि सर प्रतिज्ञा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी पिछली दो वीडियो पे मैंने आपको बतलाया है। सबसे पहला वीडियो था मेरे बारे में और हिंदी विषय के बारे में। दूसरा जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको हिंदी के शब्दावली के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपको किसी भी हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते समय उन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। आज हमारी जो हिंदी भाषा या हिंदी विषय की श्रृंखला जो स्टार्ट होने वाली है वह आज वास्तविक क्लास की होगी, जिसमें हमने जब पहले वीडियो के बारे में चर्चा की थी तो उसमें हमने एक क्रम बतलाया था कि किस क्रम से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो पहला टॉपिक मैं आज लेने वाला हूं वह है आपका वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत दो मुख्य तत्व आते हैं जो कि आपका स्वर और व्यंजन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण में हम कौन कौन से वर्गीकरण को अपनी इस क्लास के अंतर्गत या पहला भाग वर्णमाला के अंतर्गत किन किन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पास स्वर वाले भाग में हम चर्चा क्या करेंगे और व्यंजन वाले भाग पर हम क्या चर्चा करेंगे। तो स्वर वाले भाग पर हम चर्चा करेंगे कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हम बात करेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर जीवा के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम वर्गीकरण करेंगे मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम ओष्ठाकृति के आधार पर। फिर हम बात करेंगे आयोगवाह क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। तो इनकी चर्चा हम स्वर वाले पार्ट पर करते हुए दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक की, तो आता है आपका विसर्ग। विसर्ग की चर्चा भी हम यहीं पास करेंगे। फिर एक टॉपिक लास्ट है यहाँ निर्नुनासिक। निर्नुनासिक के बारे में जानेंगे हम। तो ये थे स्वर के बारे में कि हम स्वर के बारे में कौन कौन सी चीजों को जानने का अध्ययन इस पार्ट पर हम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में कौन कौन या किस किस तथ्य के बारे में जानकारी हम बतलाएंगे आपको। तो पहला है आपका स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। फिर ऊष्म या संघर्षी के बारे में। फिर संयुक्त के बारे में। ये व्यंजन है तो ये व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। फिर पार्श्विक व्यंजन। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे वह है आपका द्विगुण क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन गुच्छ क्या होता है। फिर आगे बात करेंगे द्वित व्यंजन। फिर इसी के आगे जो श्रृंखला है उस पे देखते हैं हम आगे की ओर क्या जानकारी आपको बतलाएंगे। फिर बात करेंगे अर्धस्वर क्या होता है। अर्धस्वर अक्षर
घोष के आधार पर वर्गीकरण, प्राण के आधार पर वर्गीकरण को बतलाएंगे। फिर संगम क्या होता है, बलाघात क्या होता है, रेफ बिंदु क्या होती है, फिर एक पार्ट हमारा जो रह गया वो है आपका वर्ण विच्छेद। इन सब के बारे में हम वर्णमाला को बहुत ही डिटेल पर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम के तहत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, दो चीजें अन्य हैं आपका, एक हल और दूसरा हलंत। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो केवल आपको याद रखना है ये सभी जो आपके तत्व हैं, प्रकार है या भेद हैं, वह सभी आते हैं आपके वर्णमाला के अंतर्गत। तो वापस मैं बता देता हूं, वर्णमाला में हम स्वर को वर्गीकरण करेंगे तो उच्चारण अवधि के आधार पर, जाति के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, अयोग वाह के आधार पर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, निर्नुनासिक। व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, प्रकंपित या लुंठित के आधार पर करेंगे। फिर पार्श्विक, द्विगुण, व्यंजन गुच्छ, द्वित व्यंजन, अर्धस्वर, अक्षर, घोष, प्राण, संगम, बलाघात, रेफ बिंदु, वर्ण विच्छेद, हल और हलंत। एक टॉपिक रह गया है छोटा सा जिसकी बात करते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो ये जितने भी ये इस तरफ के टॉपिक लिखे हुए हैं इस तरफ से, वो सभी आते हैं आपके व्यंजन के अंतर्गत और स्वर के अंतर्गत ये आते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए वो किस में आते हैं तो ये आता है आपका वर्णमाला में। तो वर्णमाला में हम इन चीजों को देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हम जानेंगे। तो आगे देखते हैं क्या क्या पार्ट है। ये विषय जो मैंने अभी बताया है हिंदी सब्जेक्ट के वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं क्रम के आधार पर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी अपने कॉपी पेन पर इसे उल्लेखित कर लें और इसका स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लेंगे। मैं इसे रफ करता हूं आगे की क्लास को बढ़ाने के लिए। मैं बात करता हूं वर्णमाला की। तो वर्णमाला है क्या, या वर्णमाला की एक शाब्दिक परिभाषा क्या होती है। तो वर्णमाला के नाम को अगर हम अलग अलग भाग में करें तो एक आता है वर्ण, दूसरा आता है माला। तो माला अगर मैं दो प्रकार से बनाता हूं, एक माला कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही होगी और एक मैं बनाता हूं कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी माला ज्यादा सुशोभित दिखाई पड़ती है, तो मेरे विद्यार्थियों के द्वारा ये माला आपको ज्यादा सुशोभित पता चलती है। क्यों? क्योंकि इनका एक क्रम है, सही तरीके से लिखा गया है, इसलिए ये माला का रूप धारण कर चुकी है। और वर्ण का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनियां होती हैं, अगर उसे किसी चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है तो वह कहलाती है वर्ण। तो जो वर्ण व्यवस्थित क्रम से लिखी जाती हैं उसे हम कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपका स्वर और दूसरा आती है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर के लिए एक शब्द चलता है निर्बाध और व्यंजन के लिए चलता है शबाद। वे वर्ण या वे ध्वनियां जो मुख से स्वतंत्र अवस्था पर मुख से बाहर की ओर निकलती है
वह कहलाते हैं स्वर। अर्थात कि हमारे मुख में 5 तत्व कंपटीशन एग्जाम के तहत बने हुए हैं, जो कि आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगर मुख या मुख तंत्र या स्वर तंत्र की बात की जाए तो स्वर तंत्र की कुल संख्या जो होती है वो होती है 21। लेकिन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जिनकी बात की जाती है वो केवल होते हैं 5। अर्थात स्वर वे कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से इनसे निकलते हैं बिना किसी टकराव के, वह कहलाते हैं स्वर। और जो इनसे टकराकर बाहर की ओर निकलते हैं वे सभी कहलाते हैं आपके व्यंजन। निर्बाध का मतलब स्वतंत्र रूप से, और सबाध का मतलब जो किसी बाधा के साथ मुख तंत्र से निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्या? व्यंजन। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या को लेकर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या 10, 11, 13 और 16 होती है। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या 33 और 39 दोनों अवस्थाओं में पता चलती है। प्रश्न आपका व्यापम जो पूछता है वो होता है 11 के आधार पर कि 11 कब होंगी। तो आपका व्यापम जब भी एग्जाम पे पूछता है कि संख्या कितनी होती है तो वो इतनी ही कहलाती है 11। लेकिन अगर प्रश्न बनता है मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। अगर केवल वो इतना पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या या केवल पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। अगर बोलता है वर्तमान में या आधुनिक या परंपरागत दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या कितनी है तो है 13। और अगर पूछता है समस्त विद्वानों के आधार पर कितनी संख्या है तो है 16। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यंजन की संख्या कितनी है 33 और 39। आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको आंसर लगाना है 33 ना कि 39, चाहे भले दोनों ऑप्शन एक साथ क्यों ना हो। और अगर बात की जाए यहाँ कि ऑप्शन ये या ये चारों में से कोई भी होते हैं तो आपको अगर मूल पूछता है तभी 10 लगाना है। 11 जब हिंदी में पूछा या स्वरों की संख्या पूछे तब, या 13 वर्तमान आधुनिक या परंपरागत दृष्टि से, या अगर बोलता है समस्त विद्वानों के आधार पर तभी आपको लगाना है कितने? 16। आगे बात करते हैं, ये हमने बात की संख्या कितनी होती है। तो एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में पूछता है तो स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 आपको लगानी है, और व्यंजन की संख्या कितनी लगानी है आपको? 33। अब बात करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला की संख्या होती है 52 और 45। 52 और 45 दोनों रूपों से संख्या होती है। तो प्रश्न क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि वर्णमाला की संख्या कितनी है तो 52, और मानक दृष्टिकोण से कितनी है तो 45। 52 कौन कहता है? 52 कहता है हिंदी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली 1952 के अनुसार वर्णमाला की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, और यह संख्या कितनी होगी? 45 मानक वर्णमाला के अंतर्गत। अब देखते हैं कौन कौन से वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला में मैं स्वर और व्यंजन लिख देता हूं, कुछ लोगों को अगर भूल गया हो तो वापस देख लेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं स्वर, अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ।
ये हो गए हमारे स्वर। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। मन में मुझे पता है कि आप लोगों ने अम और आहा के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन कब प्रश्न आएगा और हमें क्या लिखना है इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। फिर बात करते हैं स्वरों की, स्वर के पास व्यंजन की। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन आराम से देखें, क, च, ट, त, प, फिर ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड़, द, ब, फिर घ, झ, ठ, ध, भ, फिर य, अय, अण, न और म। जितने भी व्यंजन लिखे जाएंगे उनके नीचे आपको हलंत हर बार और हमेशा लगाना है, क्योंकि व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजनों के नीचे हमेशा हलंत को स्थापित किया जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या? व्यंजन। आगे की बात करते हैं तो व्यंजन में आता है या, र, ला, व, फिर आता है श, श, श और ह। फिर आता है आपका छ, त्र, ज्ञ और श्रा, श्रवण। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो यहां से लेकर यहां तक को कहा जाता है स्पर्श या वर्गीय। इन्हें कहा जाता है अंतस्थ और इन्हें कहा जाता है ऊष्म या संघर्षी। और इस वाले भाग को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। फिर बात की जाए जो अलग से दो आपको दिखाई पड़ते हैं, ड और ढ, जो बिंदी के साथ होते हैं उसे कहा जाता है द्विगुण। इसके अन्य नाम भी हैं, लेकिन अन्य नाम को हम जब डिटेल पर करेंगे तब बतलाएंगे। दो चीजें आपने ये देखी होगी, अम और आहा, जिन्हें कहा जाता है आयोग वाह। तब जाकर यहां से संख्या होती है 52। 11 ये हो गए, 25 ये हो गए, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 इन दोनों को मिलाकर। तो वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला में हमने अभी स्वर को देखा। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या के आधार पर। जो हमने बताया था 10 संख्या कब होगी? जब 10 संख्या होगी तो आपके ऋषि को हटाया जाता है, तब 10 संख्या होगी अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गई 10। तो मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 10, जिसमें हमारा शामिल नहीं है ऋषि। फिर पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है, जिसमें हम ऐड करते हैं किसे? ऋषि को। और फिर बात करते हैं अम और आहा को ऐड कर देते हैं तो हो जाती है आपका 13 वर्तमान आधुनिक। और समस्त विद्वानों की बात की जाए तो आप लोगों ने इस चिन्ह को देखा होगा, जो ऋषि से बड़ा होता है वो 14 नंबर। फिर बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसा ला के नीचे लगा हुआ जिसे लरी कहते हैं। और फिर बात करते हैं, इसके बाद इसका एक बड़ा रूप होता है, ये होते हैं लरी। इनका प्रयोग हम आगे क्लास में लाएंगे। इनका प्रयोग कहाँ होता है?
तो वर्णमाला की जो समस्त समूची संख्या की बात की जाए, समस्त विद्वानों के आधार पर अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो कितनी संख्या आएगी आपकी? 56। लेकिन 56 वर्णमालाओं में हमें पढ़ना केवल होता है 52 में, क्योंकि ये हमारे परीक्षाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ये थी वर्णमाला की थोड़ा सी रूपरेखा। अब इनका हम वर्गीकरण करते दिखाई देंगे आगे की ओर, इसके आगे वीडियो पर। यहां तक हमने देखा कि वर्णमाला में अगर जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो उन्हें ज्ञात होगा कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन जिन्होंने पहली बार ये देख रहे हैं तो उनके मन में ये आएगा कि बचपन से लेकर अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा था वो तो शायद नहीं है। तो आराम से पेशेंस बनाकर रखें, पूरा धैर्य रखें। रवि सर की पूरी कोशिश रहेगी कि एक छोटे छोटे पार्ट्स को और डिटेल पार्ट्स को आपके सामने रखा जाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये हमारी विस्तृत हिंदी श्रृंखला चल रही है, इसमें कोई भी ट्रिक यूज नहीं की जाएगी, इसमें केवल और केवल आपको डिटेल पार्ट रहेगा, विस्तृत ज्ञान के साथ रहेगा। तो आपको जितना भी अभी तक समझ पर आया है इसे अपने रफ कॉपी पर लिख लें। इसी का दूसरा भाग वर्णमाला का हम जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।